हेलो दोस्तों, वेलकम टू बाय स्टडी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। तो देखिए, जो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में होता है। 7 चरणों में। ठीक है दोस्तों, इस 7 चरणों में होता है। और राजस्थान का जो एकीकरण है इसे पूरा होने में कितना समय लगता है? तो इसे समय लगता है 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। ये राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने में समय लगता है। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। इसे किस प्रकार से याद करेंगे हम? तो बहुत ही आसान है। हमारी जो मैथ है ऐसे समझो थोड़ी सी कमजोर है। क्या है? 8 7 15 नहीं, 8 और 7 14 होते हैं। ठीक है, तो 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। अब जो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है, तो इससे पहले कुछ जो बातें हैं एकीकरण से संबंधित थी, जिनके एग्जाम्स के अंदर जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है, उनकी हम बातें कर लेते हैं। तो क्या है, उन बातों को भी हम देख लेते हैं। तो देखते हैं कि जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, इससे पहले इंग्लैंड के अंदर किसकी सरकार थी या किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी, या फिर मैं यूं कहूं कि मजदूर दल। मजदूर दल की पार्टी थी राजस्थान के एकीकरण से पूर्व, या फिर हम ऐसे कहें कि भारत की आज़ादी से पहले। लेबर पार्टी की सरकार थी। जो पीएम थे वो कौन थे? तो वो थे क्लीमेंट एटली दोस्तों। ये उस समय पीएम थे। ठीक है दोस्तों। और भारत के वायसराय, या फिर गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों। अब देखो एग्जाम में किस प्रकार से पूछता है, ये चीज हम देखते हैं। तो एग्जाम के अंदर पूछता है, एग्जाम के अंदर आता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड के अंदर किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी, या मैं यूं कहूं कि मजदूर दल की सरकार थी। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि जो भारत राजस्थान के एकीकरण के समय इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों। एक चीज और, कभी कभी एग्जाम्स के अंदर पूछता है कि भारत के वायसराय या फिर राजस्थान के एकीकरण के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। एग्जाम्स के अंदर ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहती है। तो राजनीति विज्ञान और राजस्थान के इतिहास दोनों के अंदर इन क्वेश्चन को पूछता है। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम दोनों वायसराय या गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के अंतिम भी यही थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, कुछ बातें और कर लेते हैं। अब देखिए, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये एक घोषणा करते हैं ब्रिटिश संसद के अंदर। जो ब्रिटिश संसद इंग्लैंड के अंदर, वहां 3 जून 1947 को
एक प्रस्ताव पास होता है। अब ये प्रस्ताव क्या था? तो भारत के अंदर 4 जून 1947 को 4 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत में बताते हैं कि भारत का विभाजन होगा, भारत का विभाजन होगा। भारत का विभाजन होगा दोस्तों। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा और जो भारतीय है उनको सत्ता सौंप दी जाएगी। जो सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाएगी। ये बात किसने कही? लॉर्ड माउंटबेटन ने कही 4 जून को। 3 जून को ये प्रस्ताव पास हुआ था इंग्लैंड की संसद के अंदर, और 4 जून को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंदर ये बात बताता है कि भारत का विभाजन होगा। और 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, या फिर ये सत्ता है जो इंग्लैंड के हाथों से भारतीयों में दे दी जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जब ये बात होती है तो एक बात और है इसमें, वो क्या है कि जो देसी रियासतें थी, और अब एकीकरण की बातें आ जाती हैं कि जो देसी रियासतें थी उनको अधिकार मिल जाएगा। अधिकार क्या होगा कि उन पर से एक तो जो ब्रिटिश प्रभुत्व था वो समाप्त हो जाएगा, और उनको अधिकार ये दे दिया जाएगा क्या तो वे भारत में मिले, क्या तो वे भारत में मिले या फिर पाकिस्तान में मिले। और एक ऑप्शन और रख दिया उनके सामने, वो था कि वो या स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। ये अब ये 3 ऑप्शन रख दिए गए जब भारत आजाद हो गया है 15 अगस्त, तो इनके सामने 3 ऑप्शन रख दिए गए, क्या तो वो भारत के अंदर मिले या फिर पाकिस्तान में मिले। ठीक है दोस्तों, और तीसरा ऑप्शन था या फिर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दे। अब जो रियासतें थी अनेक, इनमें हलचल मच गई, क्या कि वे स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना चाहती थी। कुछ थे जो कंफ्यूज थे कि भारत में मिले फिर पाकिस्तान के अंदर मिले। ठीक है दोस्तों, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने, अब भारत के हाथों में सत्ता आ गई है, तो केंद्र सरकार ने एक विभाग की घोषणा की। कब की? 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की स्थापना की। विभाग का नाम था रियासती विभाग। रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 को नए विभाग की स्थापना की, रियासती विभाग की। अब इस विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो विभाग की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो राजा महाराजा थे, जो देसी रियासतें थी दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि वो भारत के अंदर मिले या पाकिस्तान में मिले या फिर स्वयं को स्वतंत्र घोषित करें। इस वजह से इस रियासती विभाग की स्थापना करनी पड़ी, इसका निर्माण करना पड़ा। अब इसके अध्यक्ष, किसके नेतृत्व के अंदर इसकी स्थापना होती है? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, या इन्हीं की देखरेख के अंदर ये रियासती विभाग इनकी स्थापना होती है। और जो सचिव थे वो किसको बनाया जाता है? तो इसके सचिव बनाया जाता है दोस्तों वीपी मेनन को।
वीपी मेनन को इसका सचिव नियुक्त किया जाता है और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब पटवार 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को राजस्थान के एकीकरण के समय किस विभाग की स्थापना की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये भी बनता है कि रियासती विभाग के जो सचिव हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन को नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसके जो रियासती विभाग हैं इसका अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष है। ठीक है, ये बातें हो गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी इसके आने की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि इस रियासती विभाग से ही 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं एकीकरण में। अब जो रियासती विभाग था तो रियासत विभाग ने कुछ नियम कानून बनाए, नियम तय किए। अभी नियम क्या थे? रियासतों के लिए थे। तो इसने 2 नियम दिए, 2 नियम दिए। पहला क्या था दोस्तों? पहला नियम था कि वे रियासतें स्वयं को स्वतंत्र रख सकती हैं। वे रियासत ही स्वयं को स्वतंत्र रख सकती हैं। अब कौन कौन सी रियासतें थी? पहला शर्त ये थी, पहली शर्त ये थी जिसकी वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ या उससे अधिक। 1 करोड़ या उससे अधिक। जो दूसरी शर्त थी वो ये थी कि जो जनसंख्या है वह 10 लाख से अधिक हो। जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। तो अब इसने 2 चीजें, 2 नियम बता दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर मैं यूं कहूं कि रियासती विभाग ने 2 नियम बता दिए। ये नियम क्या थे दोस्तों? तो पहला नियम तो ये था कि जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। कोई भी रियासत जो स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना चाहती है उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए और जो जनसंख्या है वह 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही वह रियासत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर सकती है। अब ये चीजें आ गई, तो अब आगे बात करते हैं इसी पर कि राजस्थान के अंदर, जो हमारा राजस्थान है इसके अंदर केवल 4 रियासतें थी। 4 रियासत थी जो इन शर्तों को पूरा करती थी, दोनों शर्तों को। 4 रियासत ही दोनों शर्तों को पूरा करती थी। दोनों शर्तों को पूरा करती है। अब वो 4 रियासतें कौन कौन सी हैं तो हम देख लेते हैं। पहली है जयपुर, जो दूसरी थी वो हमारी थी जोधपुर, नंबर 3 थी उदयपुर, और जो नंबर 4 थी वो कौन सी थी? बीकानेर। ये 4 रियासतें थी दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी 4 रियासतें थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। 4 रियासतें थी जो इन शर्तों को पूरा करती थी। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है इसके अंदर भी कि राजस्थान के अंदर कौन सी रियासतें, कितनी रियासतें थी? पहला क्वेश्चन, कितनी रियासतें?
जो रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करती हैं। तो कितनी रियासतें हैं? 4। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी रियासतें थी? राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी जो रियासती विभाग की दोनों शर्तों को पूरा करती थी? तो राजस्थान में ये 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। 4 रियासतें हैं जो दोनों शर्तों को पूरा करती थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो रियासतें थी इनके भी मन में जो बहुत कुछ चल रहा था कि ये सोच रही थी कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। तो अनेक जो रियासतें हैं वो संघ बनाने में जुट जाती है। संघ बनाने में जुट जाती है किस प्रकार से दोस्तों? तो वो है, जैसे बात कर ले हम मेवाड़ रियासत की, या फिर मैं कहूं उदयपुर की। क्योंकि जो राजा महाराजा थे वो अच्छे से ये बातें समझते थे कि यदि वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित नहीं करते हैं तो उनके सारे जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे। वो राजा महाराजा की तरह नहीं रह पाएंगे, एक आम नागरिक की तरह हो जाएंगे। तो उन्हें इस बात का भी डर था। इस वजह से वे स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने के लिए अनेक प्रकार के संघ बनाने के प्रयास करते हैं। तो पहला कौन सा आता है कि मेवाड़। मेवाड़ जो उदयपुर है इसके महाराणा कौन थे? तो महाराणा थे भूपाल सिंह। मेवाड़ के जो राजा थे उनको हमेशा महाराणा कहा जाता है। तो महाराणा थे भूपाल सिंह। अब ये जो भूपाल सिंह है इनके मन में भी ख्याल आता है क्यों ना मैं भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखूं। वैसे तो ये दोनों नियमों को पूरा करता था मेवाड़, लेकिन ये था कि और 2-4 जो रियासतें हैं उनके साथ मिल जाए तो उनका एक अलग बड़ी इकाई बन जाए, बड़ा अस्तित्व हो जाए। तो भूपाल सिंह क्या करते हैं? मालवा प्लस गुजरात राज्य, मालवा और गुजरात राज्य के साथ मिलकर, मालवा और गुजरात राज्य के साथ मिलकर बैठक करते हैं। और इस बैठक के अंदर क्या किया जाता है? इसमें कहा जाता है कि महाराणा द्वारा कहा जाता है कि हम अपनी अलग राजस्थान यूनियन बनाएंगे, राजस्थान यूनियन बनाएंगे। यही बातें हुई भोपाल सिंह जयपुर, बीकानेर, जोधपुर के साथ भी कहता है और मालवा गुजरात के साथ मिलकर बैठक करता है। तो इन्हें कहता है कि हम अपना अलग राजस्थान यूनियन बनाएंगे। लेकिन इनका जो ये प्रयास था ये असफल हो जाता है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो मालवा और गुजरात है इन्होंने भी इसके लिए मना कर दिया साथ मिलने के लिए। तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का जो भूपाल सिंह है इनका प्रयास असफल हो गया। ये जो 2016 सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम था टीचर का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है जीके के एग्जाम के अंदर कि किस रियासत के महाराजा ने मालवा और गुजरात राज्य के साथ मिलकर राजस्थान यूनियन बनाने का असफल प्रयास किया? तो मेवाड़ रियासत के महाराणा ने मालवा और गुजरात के साथ मिलकर राजस्थान यूनियन बनाने का असफल प्रयास किया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। जो ये बैठक थी ये कब होती है? तो ये बैठक हुई थी 25-26 जून 1946 को। 25-26 जून 1946 को बैठक आयोजित हुई थी जिसमें इसने ये प्रयास किया था। अब इसे देखकर और भी जो अनेक रियासतें थी या राज्य थे वो भी ये प्रयास करते हैं कि हम भी अपना अलग अस्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा नंबर आता है कोटा का। कोटा के महाराजा कौन थे? तो कोटा के महाराजा थे
कोटा के महाराव ये थे भीम सिंह। तो कोटा के महाराव भीम सिंह ये भी एक कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, झालावाड़ प्लस बूंदी के साथ मिलकर, झालावाड़ और बूंदी के साथ मिलकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। झालावाड़ और बूंदी के साथ मिलकर कौन सा संघ, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन, कोटा के महाराव भीम सिंह। लेकिन इनका प्रयास भी क्या हो जाता है दोस्तों, असफल हो जाता है, क्योंकि जो बूंदी के जो महाराज थे वो कोटा के महाराज भीम सिंह के ही बड़े भाई थे, हाड़ा राजवंश के थे ये। तो इनका प्रयास असफल हो जाता है हाड़ौती संघ बनाने का। एक प्रयास और किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो डूंगरपुर के महाराज थे, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह के द्वारा भी ये प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है, तो ये प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा के साथ मिलकर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ मिलकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। कौन सा दोस्तों, वागड़ संघ बनाना चाहते थे। कौन, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। तो इनका भी जो प्रयास था असफल हो जाता है। तो एग्जाम के अंदर जो कोटा के महाराव भीम सिंह थे इनका भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा गया था कि किस शासक ने, राजस्थान के एकीकरण के समय किस शासक ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने। अब क्वेश्चन डूंगरपुर के ऊपर भी आ सकता है, राजस्थान पुलिस में भी पटवार के अंदर रीट भर्ती है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डूंगरपुर के महाराज लक्ष्मण सिंह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ मिलकर कौन सा संघ बनाना चाहते थे, तो वागड़ संघ बनाना चाहते थे। यह फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि वागड़ संघ किस महाराज, किस रियासत के महाराज के द्वारा बनाने का प्रयास किया जाता है, तो डूंगरपुर रियासत के। किस महाराज के, तो लक्ष्मण सिंह के। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि वागड़ संघ बनाने का महाराज लक्ष्मण सिंह ने किन रियासतों के साथ मिलकर बनाने का प्रयास किया, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ मिलकर बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो हमें इनको इस प्रकार से याद रखना है कि पूरा जो तीनों नाम है वो भी आ जाए, प्लस वागड़ संघ है ये भी याद रखना है। तो इस प्रकार से ये प्रयास किए गए थे इनके द्वारा। अब हम आगे बात करते हैं, तो जो राजस्थान का जो एकीकरण था चरण, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो पहला चरण है वो हम देखते हैं। देखो पहले तो 7 जो चरण थे इनको देखते हैं कि जो ये 7 चरण है किस प्रकार से ये इनका एकत्रित किया गया था इन चरणों को। तो 1948 के अंदर दोस्तों 1948 में 3 चरण है, ठीक है। 1949 की बात करें तो 1949 के अंदर 2 चरणों का निर्माण होता है, ठीक है। 1950 की बात करें तो 1950 के अंदर 1 चरण का निर्माण होता है। फिर 1951, 52, 53, 54, 55 तक कुछ नहीं होता। 1956 के अंदर फिर 1 चरण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कुल 7 चरणों का निर्माण होता है।
7 चरणों का निर्माण होता है। अब एग्जाम के अंदर किस प्रकार से जो चरण हैं इन पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस प्रकार से पूछता है कि 1948 के अंदर कितने सन 1948 में कितने चरणों का निर्माण किया गया राजस्थान के एकीकरण में। तो 1948 के अंदर 3 चरणों का निर्माण हुआ था। 1949 के अंदर 2 चरणों का निर्माण हुआ, 50 के अंदर 1 चरण और 1956 के अंदर 1 चरण। 50 से 55 के बीच कुछ भी नहीं हुआ था दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला चरण है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला चरण ये देखिए, आप दोस्तों ये चीजें नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, ठीक है। और यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहले की चरण की। तो पहले चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतों को लिया जाता है। इससे पहले राजस्थान के अंदर कुल कितनी रियासतें थी। राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र, या मैं यूं कहूं केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब पहले चरण के अंदर कितनी रियासतों को लिया जाता है। तो पहले चरण में दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 रियासतें प्लस में जो नीमराना ठिकाना था इसे भी लिया जाता है। 4 रियासतें कौन सी थी पहले चरण के अंदर दोस्तों। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। किस प्रकार से याद कर सकते हैं अपन इसे। अलवर ए, भरतपुर बी, करौली सी और धौलपुर डी। ए बी सी डी। प्लस में ठिकाना कौन सा था। तो ठिकाना था नीमराना ठिकाना। जो नीमराना ठिकाना है जो वर्तमान के अंदर अलवर जिले की जो बहरोड तहसील है इसके नजदीक पड़ता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो भारत के अंदर, जो राजस्थान के अंदर जो जैपनीज कंपनियां हैं वो भी नीमराना के अंदर ही स्थित है। अधिकांश जो जैपनीज कंपनियां हैं। तो ये पहला चरण था जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 जिले थे प्लस नीमराना ठिकाना था। ये 4 जो जिले हैं पूर्वी जिले आते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट किया था चरण। अब जो ये 4 जिले हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन चारों के जो महाराजा थे इनको बुलाया जाता है केंद्र दिल्ली के अंदर। कब बुलाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी 1948 को। और इनसे जो विलय पत्र या एकीकरण का था, जो विलय पत्र, उस पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। 28 फरवरी 1948 को कहां बुलाया गया था दोस्तों। दिल्ली में। 4 रियासतों के शासक थे ये। इन 4 रियासत के शासकों को दिल्ली में बुलाया जाता है 28 फरवरी 1948 को और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। और इनसे एक बात कही जाती है कि आप चारों को, जो 4 रियासतें हैं, इनको क्या तो राजस्थान में शामिल किया जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाएगा। आपको राजस्थान या उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल किया जाएगा, ये बात इनसे कही जाती है। अब जो ये 4 रियासतें थी इनका जो नामकरण है वो रख दिया जाता है। संघ का नाम क्या रखा जाता है दोस्तों। संघ का नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। जो मत्स्य संघ है ये नाम किसके सुझाव पर रखा जाता है।
तो मत्स्य संघ का नामकरण किया था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने इसका नामकरण किया था दोस्तों। किस प्रकार से किया था मत्स्य संघ? क्योंकि जो महाभारत काल के समय है, जो ये अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र था, ये उस समय मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। इस वजह से इसका नाम मत्स्य संघ रखा जाता है। के.एम. मुंशी के द्वारा इसका विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध मान सिंह देशराज ने किया था। मान सिंह देशराज कौन थे? तो भरतपुर के जो महाराजा थे, उनके छोटे भाई थे मान सिंह देशराज। इसने क्या किया था दोस्तों? विरोध किया था मान सिंह देशराज ने। अब देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो प्रथम चरण है, इसके अंदर कितनी रियासतों का विलय किया गया? तो कितनी रियासतें थी दोस्तों? 4 रियासतें और एक ठिकाना। तो 4 रियासतें थी। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि कौन कौन सी रियासतें हैं जिनका प्रथम चरण के अंदर एकीकरण किया गया? तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें हैं जिनका एकीकरण पहले चरण में किया गया। अब ये कब किया गया था? दिनांक इसके देख लेते हैं। 18 मार्च 1948 आती है दोस्तों। 18 मार्च 1948 को एकीकरण किया गया था इसका पहले चरण का। अब कुछ बुक्स हैं जिनके अंदर इसे 17 मार्च भी दिया गया है। अब वो किस प्रकार से दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो एकीकरण था ये 17 मार्च को ही हुआ था इसका पहले चरण का, लेकिन इसका जो कार्य प्रारंभ है वो 18 मार्च से आता है। तो इस चीज को हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि 17 मार्च है या 18 मार्च, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जब भी पूछता है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही दिया जाता है। तो ये तो हो गया इसका एकीकरण। अब इसके अंदर कुछ जो बातें हैं और बता देता हूं मैं आपको। नामकरण मत्स्य संघ रख दिया जाता है। अब जो ये महाराजा महाराजा थे ये नाराज न हो, क्योंकि इनका अस्तित्व खतरे में था। इनको लग रहा था कि अब हमारा जो राज है वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है? जो धौलपुर महाराजा थे, धौलपुर के महाराजा कौन थे? तो धौलपुर के महाराजा थे जो अलवर है। अलवर दोस्तों, अलवर को राजधानी बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अलवर को राजधानी बना दिया जाता है। और अलवर के जो एक अलवर प्रजामंडल के मुख्य व्यक्ति थे, वो कौन थे? अलवर प्रजामंडल के मुख्य व्यक्ति तो वो थे हमारे शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। तो ये दोस्तों जो ये शोभाराम कुमावत है, इन्हें मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बना दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं मत्स्य संघ के। और जो धौलपुर हैं, धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख का पद दे दिया जाता है। तो राज प्रमुख के पद से ये भी खुश हो जाते हैं कि ये राज प्रमुख बना दिया गया। बाकी इनसे जो अधिकार थे वो लगभग छीन लिए गए थे, लेकिन इन्हें नाम का एक राज प्रमुख बना दिया। अब करौली के महाराजा आते हैं। करौली के महाराजा को जो उनका नाम था गणेश पाल। दोस्तों, गणेश पाल को क्या बना दिया जाता है? तो उपराज प्रमुख बना दिया जाता है गणेश पाल को।
करौली के महाराजा गणेश पाल को उपराष्ट्र प्रमुख बना दिया गया। धौलपुर के उदय भान सिंह को राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री थे शोभाराम कोमावत को बनाया गया। और जो ये मीटिंग हुई थी या बैठक आयोजित हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? तो ये भरतपुर के लोहागढ़ में हुई थी। भरतपुर के लोहागढ़ में, लोहागढ़ की जो कचहरी थी उसके अंदर ये बैठक आयोजित हुई थी दोस्तों। तो ये जो हमारा जो प्रथम चरण है ये तो लगभग पूरा हो गया है। जो द्वितीय चरण है उसकी बात हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।